आर्टिकल नंबर 60 तक लास्ट क्लास में हो गया था और आर्टिकल 60 भाग 5 पढ़ रहे थे हम बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेना पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, संघ के बारे में, यूनियन के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 63। इसमें क्या किसके बारे में लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति या फिर वाइस, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो जिक्र किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल नंबर 63 में, कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 64 इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन से आते ही आता है, क्या इसमें लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा। इंग्लिश वाले लिख लेना कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन राज्यसभा। क्वेश्चन आर्टिकल से नहीं आया, क्वेश्चन ये आएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर या कोई और मेंबर जो भी है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 65 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 66। इसमें है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो ये लेते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य, लेकिन कौन कौन से, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, जबकि राष्ट्रपति की में सिर्फ इलेक्टेड लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा की भी कौन कौन से, निर्वाचित और यहाँ इंग्लिश में लिखा है इलेक्टेड, नॉमिनेटेड मतलब निर्वाचित, मनोनीत, ठीक है। लो तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा के कौन सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, और राज्यसभा के भी कौन से, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही करते पार्टिसिपेट, क्लियर। आर्टिकल नंबर 69, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, सॉरी क्या हुआ, यहीं पे लिखना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है वो कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता। क्लियर है यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति है ना, ऐसा होगा। याद रखना राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, उपराष्ट्रपति की, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य, निर्वाचित वाले भी और मनोनीत वाले भी, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों करते हैं। और उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट 69 हो गया। अब 6 नंबर 72 इंपॉर्टेंट है, आने की चांसेस पूरे होते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान। ये कौन सी पावर है राष्ट्रपति की, पार्डन पावर। पार्डन मतलब क्षमादान करना, क्षमा करना, ठीक है। क्षमादान मतलब क्या होता है, किसी की भी फांसी की सज़ा को रद्द कर सकता है, स्पेशल पावर, और किसी के पास ये पावर नहीं है सिवाय राष्ट्रपति के। तो किसी की भी फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, किसी की फांसी सज़ा को उम्र कैद में
तब्दील या कन्वर्ट कर सकता है, उम्र कैद वाली सज़ा को कम कर सकता है, किसी के अच्छे आचरण को देखते हुए उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है। ये सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास हैं? क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल में। ये कभी नहीं आएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस में, ये आएगा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट। तो किसी के आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी का फैक्चुअल पॉइंट। उपराष्ट्रपति का पद इंपॉर्टेंट है 63 में, समझ में आया? ये नहीं आया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ लिखा है, ये आया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 साल होता है। क्लियर? ऐसे ही है राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 72 में, इंपॉर्टेंट है 72। अनुच्छेद नंबर 74, इसमें क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का मंत्री परिषद। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर शैल बी आ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन। एक संघ की एक मंत्री परिषद होगी जो किसको सलाह देने के लिए बनाई जाएगी? राष्ट्रपति को। तो ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 74 के तहत होता है। ठीक है, इंग्लिश में जाओ तो लिख लेना इंग्लिश वाले। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ यूनियन। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का मंत्री परिषद होगा और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? तो ये होगा प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री इस मंत्री परिषद का हेड होगा। क्लियर? अनुच्छेद नंबर 75 इंपॉर्टेंट है। 75 में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। और बाकी जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके रेलवे मिनिस्टर हैं, कोई एजुकेशन मिनिस्टर कोई भी है, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधान। तो क्वेश्चन आएगा प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में? 75, इसीलिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? तो प्राइम मिनिस्टर, इंग्लिश वाले सुन लेना, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद एन एडवाइस प्रेसिडेंट विद एन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 75 के तहत। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 76, आने के चांसेस 90%। अनुच्छेद नंबर 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI, भारत का या संघ का, भारत का महान्यायवादी। इसका आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है कि किस आर्टिकल के तहत भारत का महान्यायवादी आता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। अच्छा सुनना, AGI की नियुक्ति कौन करेगा? शपथ कौन दिलवाएगा? दोनों कौन करता है? शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाएगा और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? सैलरी डिसाइड भी राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? AGI का काम क्या होता है? संवैधानिक सलाह देने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट को। इसके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर सुन लेना सारे स्टार्टिंग से अभी तक के। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? यहाँ से बोलते जाना है आपको। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है?
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये याद रखना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इतना होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लेकिन कौन से? निर्वाचित और मनोनीत दोनों। जबकि राष्ट्रपति के में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों करते थे, लेकिन सिर्फ निर्वाचित वाले, मनोनीत नहीं करते थे। ये आपके में लिखा होगा, आप देखना, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति शपथ किस आर्टिकल में है? क्लियर। राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल में है? सीधा क्वेश्चन ये है, क्षमादान किस आर्टिकल में है? 72, ठीक है। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ की मंत्रिपरिषद किस में होगी? 74 में। और उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव होता है? नियुक्ति होती है। सांसद बन के आया होता है कहीं से, और फिर उनमें से किसी एक को बना के हेड बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। सांसद का चुनाव होता है, जो एमपीज बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका चुनाव होता है, लेकिन उन्हीं में से किसी एक को अपना नेता बना देते हैं, वो प्रधानमंत्री हो जाता है, उसकी नियुक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में है? AGI इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? इंपॉर्टेंट ही है, आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 76। संवैधानिक सलाहकार कौन होता है संघ का? AGI, महान्यायवादी। महान्यायवादी को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। सारी चीजें, इसकी सैलरी डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति। सारी चीजें राष्ट्रपति। क्लियर है? इसकी फोटो ले लो। स्क्रीनशॉट जिसको चाहिए वही ऑनलाइन क्लास वाले वो वीडियो अपलोड कर देंगे एक आध दिन में। सबसे बड़ा भाग कौन सा है संविधान का? भाग 5। ये बहुत बड़ा भाग। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? नहीं है। नेक्स्ट देखो, 76 तक हो गया था। आर्टिकल नंबर 79 क्या होगी? संघ की संसद, पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन। संघ की एक संसद होगी, और इस संसद का भाग कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन आएगा कहाँ पे लिखा हुआ है? राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है, आर्टिकल नंबर 79। राष्ट्रपति संसद का पार्ट होगा, ये कहाँ है? आर्टिकल नंबर 79 में। आर्टिकल नंबर 80, इसमें क्या लिखा है? राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 80 में। अब देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे यहीं पे, ठीक है। राज्यसभा, पहली बात तो ये कैसा हाउस है? अपर हाउस का मतलब हिंदी में क्या होता है? उच्च सदन। इसमें एज कितनी चाहिए होती है मिनिमम? क्वेश्चन आता है राज्यसभा सांसदों की जो उम्र होती है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। पहला। मैक्सिमम सीट्स, अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है सीट्स? 245। इस 245 में 233 कैसी हैं? निर्वाचित, इलेक्टेड है, और 12 कैसी हैं? और ये मनोनीत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और इलेक्शन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। क्लियर? इतना था। संसद कहाँ है? आर्टिकल नंबर 79। कहाँ लिखा हुआ है? राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है, आर्टिकल नंबर 79 में। राज्यसभा के बारे में कहाँ गिवन है? 80 में। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च या निम्न?
उच्च सदन, और लोकसभा निम्न है। क्यों? क्योंकि इसमें एज भी 30 है और लोकसभा में एज 25 होती है, तो कारण ये, और राज्यसभा की शक्तियाँ थोड़ी सी ज़्यादा है। उम्र कितनी चाहिए होती है राज्यसभा का सांसद बनने के लिए? मिनिमम 30 वर्ष। मैक्सिमम सीट्स कितनी है? अधिकतम कितनी हो सकती है, मतलब 250। अभी वर्तमान में कितनी है? इसमें निर्वाचित कितनी है और मनोनीत कितनी है? 12। ये मनोनीत करेगा कौन? राष्ट्रपति। सेंट्रल पे जो भी होना है वो 99% कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद होगा डायरेक्टली सीधा। यूनियन में, संघ में, सेंट्रल लेवल पे जो भी काम हो रहा है, नियुक्ति हो रही है, वो ज़्यादातर 99% कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, है ना। और सेम चीज़ स्टेट में होगी तो गवर्नर करेगा। ऐसा याद करने का तरीका है। अनुच्छेद नंबर 81, इसमें क्या लिखा हुआ है? लोकसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा कैसा हाउस है? लोअर हाउस। निम्न सदन, कितनी उम्र चाहिए? 25। उम्र याद रखना, दोनों की एज क्या है। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए कितनी चाहिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25। मगर आप 25 साल के हैं तो आप MP सांसद बन सकते हैं, किसके? लोकसभा के। और अगर आप 30 के हैं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एज हो गया। इसमें मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं? 552। वर्तमान में कितनी है? 545। और सारी की सारी कैसी हैं? क्योंकि पहले जो 2 का प्रावधान था वो बता दे रहा आपको। पहले क्या था? 533 कैसी थी? इलेक्टेड, और 2 कैसी थी? नॉमिनेटेड। अब इसका प्रावधान खत्म कर दिया गया, है ना। मतलब अब मनोनीत नहीं होंगे। 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान अब खत्म हो गया, एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म हो गया है। अब इस पर क्या होगा बात कर, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद नंबर 82 नहीं 83 देख लो। इसमें क्या है? कार्यकाल किसका? संसद का। संसद के कार्यकाल में, संसद में कौन कौन आ रहा है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और राष्ट्रपति के कार्यकाल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पढ़ा था किसमें? 52 में नहीं थे, 52 राष्ट्रपति है, 56 में। आर्टिकल नंबर 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। तो बचा किस किस का? लोकसभा का। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? जो सरकारें बनती हैं आपके यहाँ, वो कितने साल के लिए बन के आती हैं? 5 साल के लिए, है ना। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? सेवा निवृत्त। सुनना फिर से, सरकार जो बनती है आपकी कितने साल की बनती है? 5 साल के लिए। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। पहली बात। राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। लिख लेना आप, यहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष, मतलब आप चुनते हो डायरेक्टली, आप वोट डालने जाते हो मोदी जी के लिए, किसी के भी लिए, राहुल गांधी के लिए, किसी के भी लिए, ठीक है। जबकि राज्यसभा के चुनाव होते हैं कैसे होते हैं? मतलब इसमें आप वोट नहीं डालते, आपके चुने हुए जो मेंबर्स हैं वो वोट डालते हैं, ठीक है। तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष। और 6 वर्ष में भी ऐसा है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होंगे उनकी जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, वो हट जाएंगे, फिर 1/3 आ जाएंगे। तो राज्यसभा कभी खत्म होगी? नहीं भाई, हर 2 साल में 1/3 तो जा रहे हैं, बाकी तो बने हुए हैं, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। जाते जाएंगे, फिर आते जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आ जाएंगे, है ना। और 1/3 जा रहे हैं, 2/3 तो हमेशा बने ही रहेंगे वो, है ना। इसीलिए राज्यसभा कभी समाप्त भंग नहीं की जा सकती, इसीलिए राज्यसभा क्या कहा जाता है? उच्च सदन। जबकि लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसका विघटन हो जाता है और फिर 5 साल बाद एक नई सरकार बन के आती है ना। इसीलिए लोकसभा को कहते हैं हम निम्न सदन और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। क्यों? क्योंकि इसका कभी भंग नहीं की जा सकती, कभी खत्म नहीं होती पूरी तरह, है ना। इसके मेंबर्स में बने ही रहते हैं, ठीक है। ऐसा है, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास ही समझ लो आप। जिसका बैच कंप्लीट हो जाएगा वो जाता जाएगा, बाकी जो नए आए वो बैठे हैं, फिर उनका हो जाएगा तो वो चले जाएंगे, बाकी की तो बैठे ही हैं। ऐसे चलता है, दैट इज राज्यसभा। और हम बैच चलाएं टारगेट कि 3 महीने का बैच है, उसके बाद सब खत्म, दोबारा से फिर नए बच्चे आएंगे, तो वो क्या है?
लोकसभा। 20 बच्चों का एडमिशन किया हमने, 20 बच्चे आए, 3 महीने पढ़ाया, 3 महीने बाद वो 20 चले गए, फिर दूसरे 20 आए, है ना। तो ये क्या है, लोकसभा के प्रत्येक 5 साल में एक सरकार आएगी, फिर वो सरकार चली जाएगी, फिर या तो वही दोबारा आएगी या दूसरी आएगी, ये क्या है, लोकसभा। अगर बैच कॉन्टिन्यूस रहे, अगर ठीक है कि जैसे 20 बच्चे पढ़ रहे थे, 10 और आ गए 2 महीने बाद, तो आपके ऐसे 3 महीने होंगे, आप लोग चले जाओगे, वो 10 फिर भी बैठे रहेंगे। अब उनके 2 महीने हो गए तो फिर कोई 10 आ गए, तो उनके 10 के चले जाएंगे, बाकी 10 बैठे रहेंगे। ये कैसा है, राज्यसभा। और इनका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। ये फोटो ले लें, समझ में आ रहा है, कैसा कोई इसको नहीं आ रहा है। संसद किस आर्टिकल में है, संसद किस आर्टिकल में, 79। राज्यसभा किसमें, उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। कितनी आयु चाहिए, 30 वर्ष। और इसके चुनाव कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, वर्तमान में कितनी हैं, निर्वाचित कितनी है, मनोनीत कितनी है। और ये 12 का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। और राज्यसभा का चुनाव वाला दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर है। नेक्स्ट, लोकसभा कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 81 में। कैसा सदन है, निम्न सदन, लोअर हाउस है। कितनी उम्र चाहिए लड़ने के लिए चुनाव, 25। अधिकतम सीटों की संख्या, वर्तमान में निर्वाचित, आंग्लिन का प्रावधान खत्म कर दिया गया। अब वो 2 का क्या होगा, बात की बात है, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन वाला खत्म किया गया, ठीक है। कार्यकाल संसद का, राष्ट्रपति कार्यकाल 56 में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें सरकार बन के आती है, कितने साल के लिए आती है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है, और राज्यसभा का, और प्रत्येक 2 वर्ष में कितने साल सेवानिवृत्त होते हैं। ये CHSL में भी आया था सवाल, MTS में भी आया था सवाल, आ चुका है। कुछ लगा निम्न से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में सत्य है। 3 वर्ष में 1/2, 2 वर्ष में 1/4, 2 वर्ष में 1/3, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे, मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद नंबर, अहर्ताएं सबकी लगभग सेम है, सिर्फ MP और MLA का अंतर पड़ता है। ये सबके देखो, भारत का नागरिक हो, उम्र अपनी जो है वो पूरी कर चुका हो, जो लिखा है। राष्ट्रपति 35 वाली, गवर्नर 35 वाली, लोकसभा में 25 वाली, राज्यसभा में 30 वाली। ये किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। सिर्फ मेंबर एक मैटर करता है क्या, अगर राष्ट्रपति है तो लोकसभा का सदस्य बनने का अर्थ रखता हो, और उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का। इतना सा अंतर है, बाकी सब सेम। आर्टिकल नंबर 89, 89। आर्टिकल नंबर 9 में क्या है, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्र। देखो आर्टिकल नंबर 64 में लिखवाया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, और उपसभापति उन्हीं में से किसी एक को बनाया जाता है। क्लियर। अनुच्छेद नंबर 93, इसमें क्या है, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। देख रहे हो आप, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति हैं, जबकि लोकसभा में स्पीकर और, इसीलिए उच्च सदन है, इसलिए ये निम्न सदन। क्लियर। अनुच्छेद नंबर 100, इसमें क्या है, संसद की कोरम ऑफ दी पार्लियामेंट, मतलब कितने मेंबर संसद में हों तब कोई सत्र स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर तो ये आएगा, कोरम ऑफ द पार्लियामेंट किस आर्टिकल में है,
100 में, या फिर कितने परसेंट सदस्य होने चाहिए कम से कम, और जितने भी टोटल हैं उसमें से 10% सदस्य अगर होंगे तभी सत्र स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मान लो लोकसभा मैक्सिमम कितने हैं 500, और 545 10% कितना होगा 54 पॉइंट, अब आधा इंसान तो आएगा नहीं, तो लगभग 55 मेंबर किसके हों लोकसभा के, 245 का 10% 24.5, 25 किसके हों राज्यसभा। अगर इतने सदस्य हैं तभी सत्र स्टार्ट होगा, अदरवाइज सत्र स्टार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन ये आएगा गणपूर्ति संसद की किस आर्टिकल में है 100 में, या कोरम ऑफ द पार्लियामेंट किस आर्टिकल में है 100 में, और कितने परसेंट सदस्य होने पर ही कोई सत्र स्टार्ट होगा, सेशन स्टार्ट होगा 10%, और 10% को ही आप क्या लिखते हो फ्रैक्शन में 1/, बराबर ही है बात, चाहे 1/10 लिख दो चाहे 10% लिख दो, बात तो एक ही है। अनुच्छेद नंबर 110 धन विधेयक, मनी बिल के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 110 में, अनुच्छेद नंबर 112 वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय, सीधा सीधा एक वर्ड में लिखेंगे हम इसको तो क्या लिखते हैं, जो आपका बजट आता है वो बजट किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 112 में। इससे 3 टाइप की निधियां निकल के आती हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड, संचय निधि, आकस्मिक निधि और आपका, ठीक है ये डिटेल में बता देंगे। कौन पेश करता है बजट, वित्त मंत्री। अनुच्छेद नंबर 120, इसमें क्या है, संसद की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद में आप किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, या तो हिंदी का या संविधान की कोई भाषा। संविधान में कितनी भाषाएं हैं 22, लिखवाई हैं सूचियों में, पहले कितनी थी 14, अब कितनी है 22, तो ये तो हिंदी यूज़ करो या इंग्लिश यूज़ करो, या फिर संविधान की कोई भाषा का इस्तेमाल आप संसद में कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। समझ में आया, 22 भाषाएं लिखी हैं, पढ़ाई थी याद है, 21वां संविधान संशोधन संधि, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसमें पहले जो है वो कौन कौन सी हैं, अवध, सॉरी असमी, बंगाली, ठीक है, तेलुगु, तमिल और कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, ये सारी चीज़ें हैं, 14 भाषाएं टोटल, ठीक है। संसद की भाषा कहाँ लिखी हुई है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, अनुच्छेद नंबर 100, स्टार लगा लेना, आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, खूब सारे लगा लो, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, पावर ऑफ द, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में, डायरेक्टली यही आएगा, आर्टिकल नंबर 123 में लिखा है क्या कि राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है, जिस टाइम पे संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और उस टाइम पे कोई कानून तत्काल प्रभाव से लागू करना है, तो वो कानून को लागू करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, और उसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, समझो। जिस टाइम पे, जैसे यहाँ पे कोई क्लास चल रही, हम अचानक से अनाउंसमेंट करना है तो हमने कर दिया, वही अनाउंसमेंट क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेंस। जिस टाइम पे संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा होता है उस टाइम पे कोई कानून लागू करना है तो किसके पास पावर है वो कानून लागू करने की, राष्ट्रपति के पास, और इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। इसको 7.5 महीने के अंदर पास होना होता है, अदरवाइज अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। 6 महीने फिर 1.5 महीने ऐसा चलता है, 6 महीने फिर 6 हफ्ते ऐसा करके माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 124, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कुछ नहीं। 124 में किसके बारे में लिखा है, सुप्रीम, ठीक है, उच्चतम न्यायालय।
अनुच्छेद नंबर 130। 130 में क्या लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसे लिख दे ना, सुप्रीम कोर्ट सदैव कहाँ होगा? राष्ट्रपति भवन के निकट या पास। तो ये कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सदैव राष्ट्रपति भवन के पास होगा? इसका कारण भी है, राष्ट्रपति के पास एक पावर है कि वो कभी भी सीजीआई से या सुप्रीम कोर्ट की जैसे सलाह ले सकता है। अब बच्चे राष्ट्रपति दिल्ली में बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट में रखा है और रही में, जब तक सलाह मांगने है तब तक तो टाइम निकल गया पूरा, है ना, पास में ही होता है वो। तो ये कहाँ लिखा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? 124 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश कहाँ? 123 में। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति भवन के पास होगा? ये लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 130 में। आर्टिकल नंबर 143। ये सारे इंपॉर्टेंट इतने ये लिखवाए नहीं सब चारों। 143 में क्या है? राष्ट्रपति भवन के पास में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है, यही लिखा हुआ है इसमें। टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, पावर है ये, स्पेशल पावर है जो सीजीआई से ले सकता है। लिखना यहाँ पे आप, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेने का, राष्ट्रपति किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट की ऐसी सलाह ले सकता है। आर्टिकल नंबर 143। और इस भाग 5 का लास्ट आर्टिकल कौन सा है? यह आर्टिकल नंबर 100। ये सारे के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल के नंबर इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है? 23 में, है ना। ये कहाँ लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? 124 में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति भवन के पास होगा, ये कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 130 में। राष्ट्रपति की स्पेशल पावर है कि वो कभी भी सीजीआई से या उसकी टीम से सलाह ले सकता है, ये कहाँ लिखा है? 43 में। और 148 में क्या है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग कहते हैं जिसको हिंदी में लिखते हैं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीधा कैग का पद किस आर्टिकल में? 148 में। और एजीआई का पद किस में था? 76 में। महान्यायवादी का पद किस में था? 76 में। और महालेखा परीक्षक का किस में? 44 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करेगा? जितने भी सेंट्रल वाले हैं सबकी नियुक्ति क्या लगा के आना है? राष्ट्रपति, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो ये कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स में से इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बाकी ज़्यादातर लोगों का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। यूपीएससी चेयरमैन का, ठीक है, इसका, राज्यसभा का, इनका कितना होता है? 6 वर्ष होता है, बाकी का 5। फाइनेंस कमीशन का भी होता है 6, ठीक है। ये लिख लें आप। ये था भाग 5 कंप्लीट। सुन लेना फिर से, हम शायद सुनाई दे रहा है आपको सुनना है और याद है। बाकी लोग फोटो लेना चाहें वो ले सकते हैं इसकी, और हमारी भी। कहाँ मतलब तारीख? फरवरी में, 2 फरवरी। एक सेकेंड सुने अगेन फिर से। भाग 5 खोल लें पूरा, है ना। आर्टिकल नंबर 52 में कौन है? राष्ट्रपति पहला। सेकंड, तीनों सेनाओं का सर्वसेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ है। तीनों सेनाओं का सेनापति आर्टिकल नंबर 53 में है। संघ की कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्लियर है। राष्ट्रपति का चुनाव किस में है? 54 में। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया किस में है? 55। राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। क्या आप वोट डालते हो? क्या द्रौपदी मुर्मू जी के आपने वोट डाले? नहीं डाले ना, आपके चुने हुए लोगों ने डाले वहाँ पे, ठीक है। और सिस्टम का नाम क्या है? एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट्स। इनडायरेक्ट है तो अप्रत्यक्ष है, क्लियर है।
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तीनों के सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं करते। क्लियर है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सीजीआई। सीजीआई किस आर्टिकल के तहत? 60 आर्टिकल नंबर 60 में लिखा है राष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? 63 है ना। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की शपथ किस में है? 69 में। 69 क्लियर है? राष्ट्रपति का क्षमादान 72 है ना। और संघ की मंत्रिपरिषद 74। संघ की मंत्रिपरिषद होगी, किसके लिए होगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव होता है? नियुक्ति होती है। चुनाव किसका होता है? सांसद का। मोदी भी सांसद हैं, उसके बाद उन्हीं की टीम ने उनको उठा के कह दी हमारे हेड है, तो प्रधानमंत्री बन गए। मंत्रियों के हेड प्रधानमंत्री, ये होता है। किस आर्टिकल के तहत आता है? PM 75। AGI भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? 76 में। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलवाएगा? सैलरी डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति। AGI की सिर्फ एक पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के इससे ज़्यादा है, इसलिए उसको वैल्यू ज़्यादा। ये किसी भी टाइम पे जाके सुप्रीम कोर्ट में या संसद में बैठ सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बैठ सकता। AGI बैठ सकता है, बहस कर सकता है, वोट नहीं डाल सकता। क्लियर? सेम उपराष्ट्रपति का है। उपराष्ट्रपति वोट नहीं डालता नॉर्मली, लेकिन जब कभी अगर वोट बराबर हो जाए, क्लैश हो जाए, तो वैल्यूएबल वोट डाल देगा फिर एक तरफ, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट, संसद किस आर्टिकल में? 79। कहाँ लिखा हुआ है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। 79। राज्यसभा किस आर्टिकल में? संरचना 80। राज्यसभा में उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष। कैसा सदन है? उच्च या निम्न? उच्च सदन है। ठीक है। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250, 250। अभी वर्तमान में कितनी है? निर्वाचित कितनी है? 233। और मनोनीत कितनी है? 12। मनोनीत करता कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर है? लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल में है? 81 में। उम्र कितनी चाहिए? 25 चाहिए। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 52। अभी वर्तमान में 45। ठीक है यहाँ पर। और कैसा सदन है? उच्च या निम्न? निम्न सदन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सभापति और उपसभापति का प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है? 89 में। और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का 93 में। सभापति कौन होता है राज्यसभा का? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है। क्लियर? संसद की गणपूर्ति कोरम ऑफ द पार्लियामेंट 100। कितने परसेंट चाहिए होंगे मेंबर? 10%। क्लियर? बजट का कहाँ लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण 112, जहाँ भी लिखा होगा ये लिखा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, 112 के बाद सीधा हम आते हैं 120 पे। संसद की भाषा कहाँ है? 120। मनी बिल किस में था? धन विधेयक 110। 109 में प्रावधान है। डेफिनेशन कहाँ है? 10 में। 10 का ही लगा के आना। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना। ठीक है। अच्छा, उल्टा होता है, सुनना। 123 में किसका आर्टिकल अध्यादेश है? और 2 को आप आगे लगा दो। 213 में किसका है? राज्यपाल का। 124 में क्या है? और 214 में क्या है? हाई कोर्ट। ठीक है, ऐसे याद कर लो। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? सबसे पहले गठन कब हुआ था? 1700 कलकत्ता के लिए बनाया गया था, बंगाल के लिए, है ना। उसके बाद फिर इसको सेंट्रल के लिए बनाया गया कब? 1935 में। घोषणा 1937 में शिफ्ट कर दिया है कलकत्ता से, और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1952 में हुआ है। और पहले जो जज बने वो कौन बने? HJ कानिया, हीरालाल J कानिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। अभी जज कौन है? करंट के क्वेश्चन याद करके आना, वर्तमान में कौन क्या है, ये आज हम वीडियो अपलोड कर देंगे इसी की। ठीक है, शाम को। वर्तमान में कौन क्या है, कैग कौन है, AGI कौन है, सुप्रीम कोर्ट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, और इलेक्शन कमिश्नर कौन है, UPSC चेयरमैन कौन है, सारी चीज़ आज हम अपलोड कर देंगे वीडियो में। ठीक है,
CJI बोला ना, मुख्य न्यायाधीश। आज देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति को जो सलाह लेने का अधिकार है, पावर है सुप्रीम कोर्ट जैसे, वो किस आर्टिकल में है? 143 में। कैग का जिक्र कहाँ किया गया है? महालेखा परीक्षक का। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? और ये अपनी रिपोर्ट पेश किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है संसद के सामने, ठीक है। कितने साल का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष। आर्टिकल नंबर 5 कंप्लीट है। फोटो ले ली थी आपने, ले ली थी ना। ये 5 और 6 ये 2 सबसे बड़े आर्टिकल हैं, सॉरी सबसे बड़े भाग हैं। इसकी बात तो फिर 2-2, 3-3 आर्टिकल हैं सब में। आई थिंक कल हो जाएगा आपको कंप्लीट संविधान। करने को तो टाइम दे तो हम आज ही करवा देते हैं। आज करवा दें। फिजिक्स वाली क्लास भी तो है, हो नहीं पाएगी। हम तो करवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाग नंबर 6 किसके बारे में है? राज्य के बारे में। देखते हैं आर्टिकल नंबर 153। इसमें किसका पद है? राज्यपाल का। सुनना पहले हमारी बात, फिर ध्यान रखना। सुनो, जो सेंट्रल में, जो केंद्र में, जो संघ में राष्ट्रपति है, लगभग बराबर वही राज्य में राज्यपाल है। जो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, वही राज्य में हाई कोर्ट है। जो केंद्र में महान्यायवादी है, वही राज्य में महाधिवक्ता है। सुनना, जो वहाँ पे लोकसभा है, वही राज्य में विधानसभा है। जो वहाँ पे राज्यसभा है, वही यहाँ पे विधान परिषद है, ठीक है। वहाँ पे संसद है, यहाँ पे विधान मंडल का प्रावधान है। क्लियर? सेम चीज़ चलती हैं, सिर्फ याद रखना है तो इतने से बात बस, ठीक है। सेम उनका जो एज है, जो क्राइटेरिया है, वो भी लगभग सेम, ठीक है। राज्यपाल का पद किसमें है? आर्टिकल नंबर 154। संघ की कार्यपालिका का हेड कौन था? राष्ट्रपति। तो राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होगा? तो राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित। इंग्लिश वाले सुन ले, ऑल द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना, सेल रेस्ट इन द गवर्नर, ठीक है। जितनी भी होंगी एग्जीक्यूटिव की कार्यपालिका, जितनी शक्तियां होंगी, वो सब किसके अंदर होंगी? लेकिन किस कार्यकाल की? राज्य के। और संघ की कार्यपालिका की राष्ट्रपति के अंदर होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 155। इसमें क्या है? राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्लियर? इसमें क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? इनिशियली कितना होता है? और जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा, फिर जब चाहे तब वो हटा दे। इसके लिए बिल्कुल आंसरेबल नहीं होगा, ठीक है। 56 में कार्यकाल हो गया, 57 में हटाएं, 58 में शर्तें और 59 में शपथ। आर्टिकल नंबर 159 लिखेंगे सीधा। इसमें क्या है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलवाता है? भाई राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो इंडिया का मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल शपथ दिलवाएगा वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सेम चीज़ है। उसका चुनाव होता है, इसकी नियुक्ति होती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर?
वहां पे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का मंत्रिपरिषद था, यहाँ पे राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन होगा? राज्य का मंत्री परिषद, ठीक है। और इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? सीएम। वहां पे मंत्रिपरिषद का हेड कौन था? पीएम। यहाँ पे सीएम। सेम चीज चलती है, आपको समझना से इतना सा है, जो संसद में है वही राज्य में, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 164, वहां पे पीएम की नियुक्ति हो रही थी, कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की राष्ट्रपति किसी सलाह पे? प्रधानमंत्री। यहाँ पे भी सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और अदर मंत्री की भी कौन करेगा? राज्यपाल। किसी सलाह पे? तो यहाँ पे लिखना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। 165, वहां पे भारत का महान्यायवादी था, यहाँ पे क्या होगा? राज्यों का महाधिवक्ता। क्लियर है? वहां पे संसद थी, यहाँ पे किसका प्रावधान होगा? विधान मंडल का। लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं, इसको क्या कहते हैं? डिवीजन, लेजिस्लेटिव डिवीजन होगा। क्लियर? अनुच्छेद नंबर 170 में क्या है? विधान सभा। लोकसभा के लिए उम्र कितनी चाहिए थी? 25। और विधानसभा के लिए भी कितनी चाहिए? 25 चाहिए। वो भी निम्न सदन था, ये भी निम्न सदन होगा, सेम है, सेम चीज़ है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद नंबर 171, इसमें क्या होगा? विधान, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के लिए, वहाँ पे राज्यसभा के लिए उम्र कितनी चाहिए थी? 30। यहाँ पे विधान परिषद के लिए भी 30, लेकिन सिर्फ 6 राज्यों में ही क्या है? विधान परिषद का प्रावधान है, बाकी राज्यों में सिर्फ क्या है? तो ये याद रखना है जो अलग से, कि वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें विधान परिषद का प्रावधान है। तो वो राज्य हैं, सुनना, एक तो यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठवां इन 6 राज्यों में ही सिर्फ क्या है? विधान परिषद है। बाकी सारे राज्यों में सिर्फ क्या है? समझ? 6 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, और बाकी के राज्य बचे जो 22, उनमें क्या है? सिर्फ विधानसभा। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। फिर सुनो पूरा, राज्यपाल का पद किसमें है? 153। राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होगा? राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में है? 153 में। क्लियर? इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 155 के तहत। चंगुआ नहीं है, सामने लिखा है तो भी आंखों जूम करके देखो, है ना। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है लेटर के अकॉर्डिंग, जबकि जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा सकता है। इसके लिए कोई जवाब नहीं देना राष्ट्रपति कि हमने क्यों हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम, उच्च कहते हैं ना, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 159। क्लियर? राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का मंत्रिपरिषद 100
उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? सीएम। स्टेट में कौन होता है? सीएम। और सेंट्रल में पीएम। क्लियर? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस आर्टिकल के तहत? और अन्य मंत्रियों की भी कौन करता है? किसकी सलाह पर? राज्यों का महाधिवक्ता किस आर्टिकल में? 100। देख के आना अभी कौन है। कुछ दिन पहले तो वेणुगोपाल थे शायद से, है ना? राघवेंद्र सिंह थे। देख लेंगे भी करने का कौन सा है। 168 में क्या है? विधान मंडल। विधान मंडल में क्या क्या आता है? तो विधान मंडल जैसे वहां पे संसद में कितने लोग आए थे? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पे भी विधानमंडल में क्या क्या आती है? 3। कौन कौन सी? विधानसभा, विधान परिषद और राज्य। वहाँ पे राष्ट्रपति था तो यहाँ पे राज्यपाल। वहाँ पे लोकसभा थी तो यहाँ पे विधानसभा। वहाँ पे राज्यसभा थी, यहाँ पे विधान परिषद। विधानसभा को ही क्या कहते हैं हम? लोअर हाउस। और विधान परिषद को क्या कहते हैं हम? अपर हाउस। विधानसभा के लिए उम्र 25, लोकसभा के लिए भी 25, राज्यसभा के लिए 30, विधान परिषद के लिए भी 30। सिर्फ 6 राज्यों में ही क्या है? विधान परिषद का प्रावधान है, बाकी राज्यों में नहीं है। क्लियर? इफ यू वांट टू टेक फोटो तो आप फोटो ले सकते हैं। बाकी फाउंडेशन वाला जो बैच है ये तो टारगेटेड है अभी पैड के लिए, तो वो शाम को चल रहा है। आप शाम को पढ़ने आ सकते हो। उसमें थोड़ा सा और डिटेल में, ये तो रिवीजन टाइप का है, कोई जल्दी जल्दी उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, हो गया? नेक्स्ट अभी मैं लेक्चर करता हूँ, याद दिलाना कुछ डिस्कस करना है, टाइम टेबल कोई लेकर थोड़ा सा ना। नेक्स्ट कहाँ तक हो गया था? 65 तक। 100 नहीं, 165 क्यों? 171 तक है ना? 171। इसके बाद देखो सीधा आर्टिकल नंबर 213। आर्टिकल नंबर 213 में क्या है? राज्यपाल का राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें था? 123 में। और 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश। तो ये राज्यपाल की स्पेशल पावर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल नंबर 214, इसमें किसके बारे में गिवन है? हाई कोर्ट। 124 में किसका था? सुप्रीम कोर्ट। और 214 में किसका है? हाई कोर्ट। क्लियर? आर्टिकल नंबर 217, इसमें किसकी नियुक्ति है? हाई कोर्ट के जज की। ठीक है। आर्टिकल नंबर 233 में क्या है? डिस्ट्रिक्ट, जो जिला न्यायालय होते हैं उनके बारे में प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल नंबर 233 में। क्लियर है? ये होता है भाग 6 खत्म। क्लियर है यहाँ तक? और आपके लिए बहुत ही अच्छी सूचना है, वो सूचना ये है कि भाग 7 अब संविधान में नहीं है, तो भाग 7 पढ़ने नहीं है। भाग 7 को कब हटाया गया? तो भाग 7 को याद है ना? 7 में क्या है? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1950। तो 7वें भाग को 7वें ही संविधान संशोधन 1956 में हटा दिया गया। ठीक है। अब कौन सा आता है? भाग 8। इसमें क्या है? यूनियन एंड टेरिटरीज।
केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। आर्टिकल नंबर 239 का 1, पानी बरस रहा गया। आर्टिकल नंबर 239 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जो यूनियन एंड टेरिटरीज का प्रशासन है उसे कौन चलाएगा? राष्ट्रपति चलाएगा। और इसके लिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है? किसी प्रशासक की। सुनना क्या बोला हमने? भाग 8 किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? अभी वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 4, दादरा नगर हवेली दमन दीव 5, पौंडीचेरी 6, लक्षद्वीप 7 और अंडमान निकोबार 8। इनका जो प्रशासन है वो कौन चलाएगा? अब राष्ट्रपति खुद तो देखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? अपने किसी आदमी को वहाँ पे बैठा देगा कि तुम देखो, है ना। तो वो उसको क्या कहेंगे हम? प्रशासक कहेंगे। तो जो यूनियन टेरिटरी का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज विल रन बाय द प्रेसिडेंट, फॉर दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा फिक्स नहीं है, बता रहे एक बार, किसी की भी नियुक्ति कर सकता है। इसके अगले आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रशासक के रूप में जो नज़दीकी राज्यपाल होगा ना उसकी नियुक्ति कर देगा। ये आर्टिकल अगले में लिखा हुआ है। क्या? नहीं, वो जो तुम कह रहे हो वो सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी के लिए है। दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान हो गया, पौंडीचेरी में विधानसभा का प्रावधान हो गया, और जहाँ जहाँ विधानसभा का प्रावधान हो चुका है दिल्ली में सरकार बनती है, हाँ है ना। जबकि वो किस में आता है? जबकि इसका प्रशासन तो इसके पास है। तो सिर्फ 2 ही तो आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 239 का A और B, ये दोनों आर्टिकल जोड़े गए, जिसमें जोड़ा गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी में जो है वो विधानसभा का प्रावधान किया जाएगा, और जहाँ जहाँ विधानसभा का प्रावधान किया गया वहाँ पर लेफ्टिनेंट है, गवर्नर। बाकी जगह कौन है? प्रशासक है। क्लियर? आया? सही है। तो आर्टिकल नंबर 239 का लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उस प्रशासन को चलाने के लिए किसकी नियुक्ति कर सकता है? प्रशासक। और प्रशासक कोई राज्यपाल हो सकता है, ऐसा अगला आर्टिकल में लिखा हुआ है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 239 का A। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली और पौंडीचेरी में किसका प्रावधान होगा? विधान सभा का। अच्छा, दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों अभी भी किस में आते हैं? यूनियन और टेरिटरीज में आते हैं। तो इसका प्रशासन तो राष्ट्रपति के पास होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ भी सरकार बनवा दी, इसीलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट होने लगे। ठीक है, क्लियर? याद रखना, यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन आएगा 239 से लेकर 241 तक ही रहेगा। 39 में ये लिखा हुआ है, 40 में लिखा हुआ है कोई भी रूल बनाना है यूनियन टेरिटरीज की तो वो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक है। और 241 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट का इंतजाम किया जाएगा। इसमें क्या है? हाई कोर्ट फॉर किसके लिए? यूनियन एंड टेरिटरीज। तो कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो उनके लिए हाई कोर्ट भी कितने होंगे? 8। दिल्ली का हाई कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर। लद्दाख का भी? जम्मू कश्मीर। लद्दाख का भी? जम्मू एंड कश्मीर। चंडीगढ़ का? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। 4 हो गए। दादरा नगर हवेली दमन दीव का? बॉम्बे हाई कोर्ट। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है। अंडमान निकोबार का? कलकत्ता हाई कोर्ट। पौंडीचेरी का? मद्रास हाई कोर्ट। और लक्षद्वीप का? कोची हाई कोर्ट। ये लिखवाया है हमने? ये लिखवाया? आपके में नहीं है? आपके में होगा कि वैसे में चेंजेस थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चल रहा है। ठीक है, फोटो ले लेना आप, है ना, किसी से भी में से, या फिर हम शाम वाले बैच में अपलोड करेंगे, उसमें देख लेना आप वहाँ से। ठीक है, यहाँ तक। हाँ, उसमें हम सिखाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे। जो शाम वाले में बैच पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन बैच टाइप का है, उसमें डिटेल में करवाएंगे, तब हम सब चीज़ें लिखवाएंगे। ये तो रिवीजन है, जल्दी जल्दी में सब बता देंगे पूरा, तो फिर नॉर्मल बैच में इसमें अंतर ही क्या आ जाएगा, इसमें भी टाइम उतना ही लगेगा। फिर यहाँ तक क्लियर है?
ये हो गया भाग 8 खत्म। भाग 9 और 9A दोनों हम पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है? लोकल गवर्नेंस, इसको हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या कहते हैं? स्थानीय। और स्थानीय स्वशासन मतलब क्या होता है? जो आपके प्रधान बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, ये सब किस में आते हैं? स्थानीय स्वशासन। याद रखना। सबसे पहली पंचायत का गठन कहाँ करवाया गया था? पहली पंचायत गठन कहाँ हुआ था? राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ पे? नागौर में। किसने करवाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब करवाया था? 2 अक्टूबर 1959। अच्छा, और ये जिस समिति थी जिसने मांग उठाई थी वो थी 1956 की। कौन सी? बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कि अशोक मेहता समिति गठन कब करवाया गया था? ये मैंने पढ़ाया और लिखवाया, देखो कॉपी में सबके में। 1977 में कौन समिति आई थी? अशोक मेहता समिति। फिर 1985 में कौन सी आई? राव समिति। फिर 1987 में कौन सी आई? सिंघवी समिति। और फाइनली 1988 में कौन सी आई? पी.के. थुंगन समिति। और इस पी.के. थुंगन समिति की ही मांग को स्वीकार लिया गया और आपके संविधान में 2 अनुसूचियां जोड़ी गई। कौन कौन सी? अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12। और इसमें संविधान में अनुसूची और इसी के तहत आपकी नगर पालिकाओं को और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। क्लियर? तो ये याद रखना है लाइन से। बलवंत राय मेहता समिति 1956, अशोक मेहता 77, राव 85, सिंघवी 87 और पी.के. थुंगन समिति। क्वेश्चन आएगा कि पंचायतों और नगर पालिका की मांगों को किस समिति के तहत स्वीकारा गया? पी.के. थुंगन समिति के तहत स्वीकारा गया। कब आई थी? 1973वां और 74वां संविधान संशोधन करके अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12 1992 में जोड़ दिए गए और पंचायतों को, नगर पालिकाओं को आपकी वो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। क्लियर है? ये जिसको नोट करना हो वो कर लो, फिर समझा दे रहा है। यहाँ तक हम बता ही चुके थे, कुछ नहीं है। भाग 7 अब संविधान में नहीं है। कब हटाया गया है? 7वें संविधान संशोधन 1956 है। भाग 8 किस संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन और टेरिटरी से। 239 के 1 में क्या लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन होगा वो कौन चलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उसके लिए किसकी नियुक्ति कर सकता है? एक प्रशासक की। और अगले आर्टिकल में लिखा है कि प्रशासक के रूप में किसको बता सकता है? गवर्नर को। ठीक है? दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा का प्रावधान कहाँ पर लिखा है? 239 के। ये कहाँ लिखा है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी क्या होगी? देश की राजधानी होगी। 239 के। दिल्ली को क्या माना गया है? दिल्ली को क्या घोषित किया गया है? NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। क्लियर है? और हाई कोर्ट कहाँ लिखा है यूनियन टेरिटरीज के लिए? 208 हाई कोर्ट है, वो हमें बता दिए कौन कौन से हैं, वो आप एक बार सुन लेना, हम फिर से बोल दे रहे हैं। अंडमान को वीडियो से याद कर लेना। अंडमान निकोबार का कलकत्ता, पौंडीचेरी का मद्रास, लक्षद्वीप का कोची, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप का बॉम्बे या बम्बई हाई कोर्ट, दिल्ली का दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर, लद्दाख का भी जम्मू कश्मीर। क्लियर है? यहाँ तक इसकी फ़ोटो लेना चाहो तो ले लो। अगला देखते हैं भाग 9 में क्या है। भाग 9 में एक सेकंड हो ना, भाग 9 में एक ही आर्टिकल आता है बस, 243A से लेके 243Z तक, इसी आर्टिकल में सब कुछ आता है। पानी है किसी बस एक सेकंड, पानी हो सबके लिए नहीं है, रोज पार्टी थोड़ी देंगे हम, दे चुके। क्या देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये तीनों लेक्चर हम इकट्ठे अपलोड कर देंगे, आप देख लेना 3-4 घंटे होंगे, मुश्किल से 3 घंटे होंगे, रिवाइज कर सकते, आराम से ईयरफोन्स लगाओ, ईयरबड्स लगाओ और लगा के सुनते हुए सो जाओ। कल वाला नहीं किया जाना पूछे, क्योंकि तुम लोग फिर वो वाला लेक्चर नहीं देख रहे, वैसे भी नहीं देख रहे तुम लोग, हम आज अपलोड कर देंगे तीनों, ठीक है, आज ही कर देंगे तीनों।
देखो आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 243 का ए, इसमें किसका प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य में ग्राम पंचायत का निर्माण करे और उन्हें कार्य सौंपे। तो इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? ग्राम पंचायत नहीं, इसमें पंचायत के बारे में लिखा है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक क्षेत्र पंचायत और नगर जिला पंचायत वो अलग बात। पंचायतों के बारे में 243 के ए में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 243 का डी, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक बार यूपी रेट में आ चुका है। इसमें क्या है, 1/3 किसको दिया गया है? महिलाओं को। आपने सुना हो गांव में प्रधान बनते हैं, नहीं तो महिला सीट आ रही है या नहीं आ रही है, जो भी है, तो वो 1/3 किसको दिया गया रिजर्वेशन? महिलाओं, ठीक है। और एक और देख लो आर्टिकल, अनुच्छेद नंबर 243 का पी, इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, है। नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम 3 है। वहाँ पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत 3 है, ठीक है। ये इतना सा ही है, हाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग नंबर 10। क्या हो गया? क्लियर? अच्छी चीज़ ये भी है कि भाग 10 भी आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना नहीं है तो इसको हम पढ़ना नहीं है। इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? अनुसूचित जनजाति और जाति क्षेत्रों के बारे में। इसमें क्या लिखा है? SC ST एरियाज़, इसके बारे में है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी नहीं आया। एक ही आर्टिकल है उसमें, 2 आर्टिकल सॉरी इसमें। भाग नंबर 11, इसमें क्या है? रिलेशन बिटवीन संघ और राज्य के बीच संबंध। इसमें क्या है? संघ और राज्य के बीच। अब तो एक 2 आर्टिकल हैं, कल कंप्लीट हो जाएगा गारंटी से, आज ही कर दें। संघ और राज्य के बीच संबंध, डिवीजन ऑफ पावर, या फिर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। लिख ही लो, इंग्लिश में तुम कहोगे पता नहीं क्या है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। 245 से 263 तक आर्टिकल आते हैं। पहले देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 245, है ना। अगर संसद चाहे तो संघ के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना, अगर संसद चाहे तो किसी भी स्टेट के लिए या फिर सेंट्रल के लिए, दोनों के लिए कानून बना सकती है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 200। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 246 इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, शक्तियों का संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो आपको पता है 3 सूचियां आती हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची और उसके बाद समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं और इसमें कितने क्या सब्जेक्ट हैं? संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 100। राज्य में कितने हैं? 61। और समवर्ती में कितने हैं? 52। पहले कितने थे? ये लिखना, पहले थे, और ये अब है, ठीक है। इसमें पहले कितने थे? 66। इसमें कितने थे? 47। तो ये 5 का जो हेर फेर किया गया, ये कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर है? ऐसा। इसके बाद एक और आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है, एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 262। और आर्टिकल नंबर 268 में क्या है? नदियों का जो रिवर डिस्प्यूट हैं उनको कौन सॉल्व कराएगा? तो इसमें किसके बारे में है? रिवर
डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता है मतभेद, नदियों का विवाद, इसको कौन सॉल्व करवाएगा? तो नदियों के विवाद का किस में किया गया है? आर्टिकल नंबर 262 में किया गया। भाग 11 भी यहाँ पे आके। नेक्स्ट इज भाग नंबर 12, और भाग 12 में क्या है? फाइनेंस, वित्त, ठीक है। आर्टिकल नंबर 264 से लेके आर्टिकल नंबर 300 के का देखो। भाग नंबर 12 में क्या क्या है? वित्त, फाइनेंस, संपत्ति और संविदाएं, ठीक है। ये याद रखना। संपत्ति का मैं बताया था वो, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब उसको मौलिक अधिकार से हटाए कहाँ डाल दिया गया है? संवैधानिक अधिकारों। तो वो किस भाग में आ जाएगा? भाग नंबर 12 में आ जाएगा। इसमें आपको एक याद रखना है, अनुच्छेद नंबर 280। अनुच्छेद 280 में क्या है? फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग। अगेन क्वेश्चन, वित्तीय आयोग का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कितने मेंबर होते हैं? एक तो होता है मेन, और प्लस कितने होते हैं? 4 अदर, ठीक है। टोटल हुआ है इतना। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है? 280 में। और टोटल मेंबर कितने होते हैं? 5। एक मुख्य होगा, मुख्य वित्तीय अधिकारी होगा, और 4 अदर, ठीक है। एक और लिख लो, इतना लिखी गया है तो। अनुच्छेद नंबर 300 का इसमें क्या आया है? संपत्ति का अधिकार। क्लियर है यहाँ तक सभी को? रिलेशन बिटवीन फाइनेंस ट्रेड। भाग 13 में पढ़ना नहीं है। भाग 13 जो 300 से लेके 307 तक आता है, इसको हमें पढ़ना नहीं है। इसमें ट्रेड के बारे में, व्यापार, जिससे कोई क्वेश्चन आने की चांसेस लगभग 0.001% होते हैं, तो इसको हमें पढ़ना नहीं। अगर आपका मन है फिर भी तो आप गूगल खोलो, पढ़ो। पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन है ना, ऐसा है। इसकी फ़ोटो ले सकते हैं आप चाहें तो। नियम सोचा था कि आज कम से कम 15 भाग तक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कल क्या है, फिर 4-6 आर्टिकल रह जाएंगे, बस 2-4 आर्टिकल रह गए अब तो। आप देख रहे हो भाग 5 में एक तो 3 भाग 3 के सारे आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, दूसरा भाग 5 के लगभग सारे पढ़ने पड़ते हैं, लगभग। और भाग 4 भी उतना ही है इंपॉर्टेंट, हमने लिखवा दिया थोड़ा सा कम है कि इतने में काम हो जाए आपका भी। नेक्स्ट है कौन सा? भाग नंबर 14, हिस्ट्री, फाइनेंस, ट्रेड, सर्विसेज। इलेक्शन 15 में है ना। तो भाग नंबर 14 में इसमें क्या है? संघ और राज्य के अधीन, संघ और राज्य के अधीन क्या है? सेवाएं। इंक खत्म हुई, 1 सेकंड होगा ना। देखो, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 312। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। इसको क्या कहते हैं? कौन कौन सी होती हैं? और IFS, ये होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 315। इसमें आप सीधा याद रखो, यू शॉर्ट में लिख लेना, मतलब ऐसा है नहीं। UPSC और स्टेट PSC का, सेंटर में UPSC का पेपर होता है और स्टेट में स्टेट PSC का पेपर होता है ना। SDM वगैरह बनते हैं, IAS IPS वगैरह बनते हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 316 में लिखा है UPSC का चेयरमैन और PCS का चेयरमैन। UPSC जो बात है वो कहाँ की है? सेंट्रल की। और PSC जो बात है स्टेट, वो स्टेट की। तो UPSC के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा?
राष्ट्रपति। और स्टेट के पीएससी की नियुक्ति राज्यपाल। इतना से याद रखना। 316 में आते हैं। 320 में क्या है कि प्रत्येक वर्ष जो है वो इसका क्या होगा, वो आपने देखा होगा सिर्फ यूपीएससी और पीसीएससी ऐसे हैं जिसका एग्ज़ाम हर साल होता है। बाकी एमपी में शिक्षक भर्ती 11 साल बाद आ रही, उसमें भी क्या है 7,000 पद हैं बस, 7,000। अब 18 कर दिए, लेकिन वो 11,000 अनुसूचित जनजाति वाले हैं ना विभाग के, लेकिन मांग तो 51,000 की है। 11 साल में हम तो कह रहे हैं हर साल मिनिमम 10,000 टीचर रिटायर हुए होंगे। 11 साल में कितने रिटायरमेंट हो गए? 1,10,000। और कुछ सीटें तो आप वैसे ही वैकेंट रखती हो 50,000 तक, तो 1.5 लाख के ऊपर सीटें वैसे ही खाली हैं और तुम दे रहे हो 7,000 भर्ती। तो बीजेपी का रोल तो इसमें ख़राब रहती है थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब्स को लेके। गवर्नमेंट का हम किसी का नहीं कह रहे, कोई भी है। यूपी में ही देख लो आप, 2018 में भर्ती हुई थी, तब इनने कहा था 51,000 पद खाली है हमारे पास। तब से 4 साल हो गए, 22,000 पद 8,500 वाले खाली थे। वो टोटल 97 की मांग हो रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री कुछ कहते नहीं है हमारे। बिहार में भर्ती आ गई है, हाँ 2 लाख घोषणा कर दी, शायद से 51,000 पद ये वाले हैं प्राइमरी वाले, है ना। टोटल मिला के 2 लाख वैकेंसी हैं। यूपी में ही नहीं हो रहा, यूपी में भी आ जाए तो अच्छी बात है। स्टूडेंट जो एक्चुअली क्या है, हर साल अगर पेपर होता रहे, जैसे आप 4 साल में 70,000 दे रहे, आप हर साल 15,000 दो, समझ रहे हो। उससे क्या होगा, एक तो पढ़ाई कॉन्टिन्यूस बनी रहेगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। और बच्चा जो है वो ये नहीं सोचेगा कि हमारा एक बार बाई चांस नहीं हो पाया, अब पता नहीं भर्ती कब आएगी, तुम कुछ और देखें। उसको पता है कि इस बार नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, 1 साल फिर ट्राई करता हूँ, अगली साल भर्ती आएगी तो उसमें हो जाएगा। अब 5 साल में दे रहा हूँ, जो रहेगा या वो फिर 5 साल, तब तक उनकी उम्र होगी दादाजी बनने की, तो वो कैसे ही काम चलेगा यार। अरे हाँ, ऐसे ही होता है, तो वो थोड़ा सा गलत है। आप हर साल वैकेंसी दो, भले ही 10,000 करके दो, आप जिसको लगना होगा, जो एलिजिबल होंगे वो लग जाएंगे। 4 साल में 5 साल 70,000 दे दी, 80,000 दे दी इलेक्शन की वजह से, हर साल करवा लो ना। पता नहीं, ये तो गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच के काम करती है। जैसे 69,000 भर्ती थी इनने, आप वही 4 साल में 15,000 करके दे देते, लेकिन कराते हर साल, तो अच्छी बात है। वो तो बच्चा पढ़ता भी रहेगा, कोचिंग वालों का भी काम चलता रहेगा, और रेगुलरिटी बनी रहेगी वही वैकेंसीज की। एसएससी, यूपीएससी, बैंक, ये होते हैं। ये लेखपाल की पता नहीं कब आई, 2014 में आई, तब से नहीं आई। जूनियर इंजीनियर की नहीं आती, सालों बढ़ती, 10-10 साल निकल जाते हैं। किसमें? डिफेंस में, हाँ। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को ज़रूरत है वहाँ हर साल आती हैं। उन्हें पता है मास्टरी से कुछ होना नहीं, पढ़ाई करके तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, ना बच्चों को कुछ कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम पढ़ जाओगे फिर तो तुम सरकारी से ही चुनने लगोगे, ये सच्चा पढ़ो ही नहीं। तो अलग अलग सबका बता रहे हैं मैं, ऐसा है। प्रत्येक वर्ष क्या करवाएंगे? एग्ज़ाम। भी कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 300। बारिश है क्या? नहीं है, ठीक है। ये हो गया भाग नंबर 14। नेक्स्ट आता है भाग नंबर 15। इसमें किसके बारे में प्रोविज़न है? इलेक्शन या फिर निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक, ठीक है। बता दे रहे, लिखवा कर ली देंगे, कम ही बच्चे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम भी थकी गए, 1.5 घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। 324 में क्या लिखा है? निर्वाचन अधिकारी के संघ का एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र क्या होगा? निर्वाचन आयोग का प्रावधान होगा, ठीक है। जिसमें एक तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? बात संघ की हो रही है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। हो गया। 325 में क्या लिखा है? निर्वाचन नामावली, जो आपका वोटर लिस्ट आती है उसके बारे में, कि आप किसी को भी धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, इसके आधार पे वोटर लिस्ट में नाम एंटर करवाने से रोक नहीं सकते। 325 हो गया। 326 में क्या लिखा हुआ है? वयस्क मताधिकार, एडल्ट वोट राइट, कि आप कितनी उम्र से वोट डाल सकते हो? 18। पहले कितनी थी? 21। चेंज कब हुई? 61वां संविधान संशोधन 1989। क्लियर है? ये 3 का याद रखना है मेनली आपको, तो ये भाग भी कंप्लीट हो गया। लिख ही लो, काय के लिए रह जाए। आर्टिकल नंबर 324 क्या इसमें क्या है? एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, अनबाइज्ड और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 324 में। और इसका जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा?
कौन करता है? राष्ट्र। और इसकी शपथ का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल नंबर 325, इसमें क्या है? निर्वाचन नामावली, इलेक्टोरल रोल। आप किसी को भी धर्म, जाति, लिंग, मूलवान जन्मस्थान के आधार पर निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करवाने से रोक नहीं सकते। क्लियर? और लास्ट आर्टिकल है आज का, आर्टिकल नंबर 326, इसमें क्या है? वयस्क मताधिकार। वीडियो रुका है क्या? चलो, वयस्क मताधिकार को कहते हैं हम एडल्ट वोट राइट। कितना है अब? 18 वर्ष। पहले कितना था? कितना था? 21 वर्ष। और ये 21 से 18 कब हुआ है? 61वां संविधान संशोधन 1990। क्लियर है? यहाँ तक था आज का। बाकी चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी करवा देंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर ली, क्योंकि कल 10 से 15 मिनट में हो जाएगा बाकी का। तो 1 घंटे में क्या है, इसके जो क्वेश्चन है दोबारा से रिवाइज करवा देंगे। बोलते रहना, पढ़ के आना। तो पढ़ के नहीं आओगे तो नहीं करवाएंगे। पढ़ के आना, कल जितनी भी चीज़ लिखवाएं इतनी है ना, हमने 3 घंटे में पढ़ा दी तो आप 6 घंटे में याद भी कर लोगे। समझ में आया? इतना पढ़ लेना। बाकी हम कल रिवाइज भी करवा देंगे। कल समाधान कंप्लीट करके हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे 1 दिन में, फिर EVS पढ़ेंगे 1 दिन में, फिजिक्स चली रही है आपकी, रीजनिंग आज से स्टार्ट हो गई है आपकी पैट के लिए। ओके, थैंक यू।